नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से आई एक बहुत बड़ी खबर की। खबर ये है कि भारत ने चावल के उत्पादन में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी लगती है ना? लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत भी छुपी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये बम्पर पैदावार हमें असल में कितनी महंगी पड़ रही है। तो वो आंकड़ा है क्या? वो नंबर है 150.18 मिलियन टन। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो आंकड़ा है जो ग्लोबल एग्रीकल्चर का पूरा नक्शा बदल रहा है और ये तय कर रहा है कि दुनिया भर में लोगों की थाली में जो चावल है वो आ कहाँ से रहा है। और इस बदलाव का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि कुछ ऐसा हुआ है जो कई दशकों में नहीं हुआ था। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मॉडर्न एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में पहली बार हम दुनिया के नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे इस नए रिकॉर्ड की, फिर समझेंगे कि इस दबदबे के पीछे की वजह क्या है। इसके बाद हम इसकी छिपी हुई पर्यावरणीय कीमत पर भी नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बोझ कैसे बढ़ रहा है और आखिर में क्या इस पूरे सिस्टम को फिर से ठीक किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस रिकॉर्ड को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक साल की अच्छी पैदावार का मामला नहीं है, बल्कि ये दशकों से चले आ रहे एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव का नतीजा है। इसे ऐसे समझते हैं, दुनिया में जितना भी चावल पैदा होता है उसका करीब-करीब 28% हिस्सा अब भारत में उगता है। यानी अगर दुनिया में 4 बोरी चावल है तो उसमें से 1 बोरी से भी ज्यादा भारत की है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ये दशकों के स्ट्रक्चरल सपोर्ट का नतीजा है। चीन को देखें तो उसका दबदबा हमेशा से उसकी हाई यील्ड और स्टेट कंट्रोल फार्मिंग पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की ये बढ़त खेती के एरिया को बढ़ाने और जबरदस्त सरकारी समर्थन की वजह से आई है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिर नंबर 1 बना कैसे? वो कौन सा रेसिपी था जिससे ये दबदबा कायम हुआ? चलिए इसके पीछे के मुख्य कारणों को एक-एक करके समझते हैं। तो देखिए, भारत की इस कामयाबी के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े पिलर्स हैं। पहला और सबसे अहम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। दूसरा, हमारी हरित क्रांति की जो विरासत रही है। तीसरा है हमारे देश में स्टेपल फूड की पॉलिटिक्स। और चौथा, एक एक्सपोर्ट पावर हाउस के तौर पर भारत का उभरना। अब इनमें से जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है वो है एमएसपी और सरकारी खरीद की गारंटी। होता क्या है कि सरकार चावल के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और फिर एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम बड़े पैमाने पर उस फसल को खरीद लेता है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसानों के लिए मार्केट का रिस्क 0 हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब किसी किसान को पता है कि उसकी पूरी की पूरी फसल सरकार पक्का खरीदेगी तो वो दाल या तिलहन जैसी फसलें क्यों उगाएगा जिनमें बाजार का खतरा बना रहता है। तो ये तो हुई अच्छी खबर, कामयाबी की कहानी। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त है, क्योंकि इस बम्पर प्रोडक्शन की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और ये कीमत हमारा पर्यावरण और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज चुका रहे हैं। और यही वजह है कि ये सफलता शायद सस्टेनेबल ना हो। और इस कीमत में सबसे बड़ी और सबसे डरावनी लागत है हमारे देश का गंभीर जल संकट। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू है। देखिए, चावल की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है। ये एक एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव फसल है और इसके लिए हम पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पर निर्भर हो गए हैं, जिससे वाटर टेबल तेजी से नीचे जा रहा है। खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो असल में सेमी एरिड हैं, यानी कम पानी वाले इलाके हैं, वहां आज कई डार्क जोन्स बन गए हैं। मतलब जमीन के नीचे पानी लगभग खत्म हो चुका है। और विडंबना देखिए, हम चावल उन इलाकों में उगा रहे हैं जहां पानी की पहले से ही भारी किल्लत है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये असमान उत्पादकता की कहानी बताते हैं। एक तरफ पंजाब है जहां प्रति हेक्टेयर 4400 किलो की पैदावार है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ 2800 और बिहार में तो और भी कम 2500 किलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देश का कुल उत्पादन ज्यादा होने का ये मतलब नहीं कि हर जगह काम बहुत एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। पूर्वी राज्यों में सिंचाई और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी आज भी बहुत कम है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, दूसरे पर्यावरणीय नुकसान भी कम नहीं है, जैसे कि मीथेन एमिशन। पानी से भरे हुए धान के खेत मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं
और ये एक बहुत ही खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है। इसके अलावा लगातार चावल और गेहूं का जो साइकिल चलता है, उससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, उसके पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं और नतीजा, किसानों की निर्भरता केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बढ़ती ही जा रही है। तो पर्यावरण की कीमत तो हम चुका ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे सिस्टम का एक बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ भी है। ये बोझ हमारे पूरे सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। जरा ये नंबर देखें, 1,30,000 रुपए से भी ज्यादा। ये वो रकम है जो सरकार को हर एक हेक्टेयर धान की फसल को खरीदने, उसे स्टोर करने और फिर बांटने में खर्च करनी पड़ती है। क्योंकि सरकार एमएसपी पर सब कुछ खरीदने के लिए एक तरह से मजबूर है। हमारे गोदाम जरूरत से ज्यादा अनाज से भरे पड़े हैं और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? हमारे सरकारी खजाने पर और हमारे फूड सब्सिडी के बिल पर। चावल पर इतना ज्यादा फोकस करने का एक और बड़ा साइड इफेक्ट है, वो ये कि बाकी जरूरी फसलें पीछे छूट रही हैं। किसान दाल, तिलहन या मिलेट्स जैसी फसलें उगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि चावल एक सेफ ऑप्शन है, गारंटीड एमएसपी की वजह से, तो वो दूसरी फसलों का रिस्क नहीं लेते। नतीजा क्या होता है? भारत को खाने का तेल और दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और साथ ही हमारी अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस और कुपोषण की समस्या भी बनी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है? अगर इस सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना है तो जाहिर है इसे बदलना होगा। चलिए देखते हैं कि चीन के मॉडल से क्या सीखा जा सकता है और हमारे पास आगे क्या रास्ते हैं। यहाँ भारत और चीन के मॉडल के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। भारत का मॉडल, जैसा हमने देखा, क्वांटिटी पर फोकस्ड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, भले ही प्रति हेक्टेयर यील्ड कम क्यों न हो। वहीं दूसरी तरफ चीन का मॉडल एफिशिएंसी पर फोकस्ड है। उनका लक्ष्य है कम जमीन और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उगाना। और सच तो ये है कि वाटर एफिशिएंसी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मामले में चीन हमसे कहीं आगे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चीजें बदलने की कोशिश हो रही है। सरकार कुछ जरूरी कदम उठा रही है। किसानों को दूसरी फसलों पर शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की किल्लत है। दालों और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए नए नेशनल मिशन भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि चावल सिर्फ उन्हीं इलाकों में उगाया जाए जहां पानी की कोई कमी ना हो। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की एक जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ है इसकी बहुत भारी पर्यावरणीय और आर्थिक कीमत। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा उगा सकते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम इसी तरह से उगाना जारी रख सकते हैं? और इसी सवाल के जवाब पर हमारे एग्रीकल्चर का पूरा भविष्य टिका हुआ है।